हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों को बेस को डिस्कस करना है और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिस क्या होते हैं, व्हाट आर बेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाट आर बेसिस। तो बेसिस के लिए हम कहते हैं कि अगर हम केमिकली बेसिस को डिफाइन करें तो बेसिस क्या हो सकते हैं। हम कह सकते हैं दोज केमिकल substances which release OH negative ions। OH negative ions को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोक्साइड ions into their aqueous solution are known as bases। यानी बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, अगर बेसिस को पानी में डाल दिया जाए, डिज़ोल्व करा दिया जाए और पानी में डिज़ोल्व कराने के बाद वो OH नेगेटिव आयन फर्निश करें, यानी OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करें, तो वो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेसिस ये होते हैं। अगर हम कहें कि बेसिक फिनोमिना क्या है बेसिस का, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बेसिस वो होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट में बिटर भी होते हैं, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है बेसिस का कि हर कड़वी चीज़ बेस ही होगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए साइंटिफिक लैंग्वेज ये है कि बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच फर्निश OH नेगेटिव आयंस इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो पानी में डालने पर, पानी में डिजोल्व कराने पर, वाटर में डिजोल्व कराने पर OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। और बेसिकली बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं। ये तो हुई बेसिस की बात। अब जब हमें बेसिस क्लियर हो जाता है, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे, जैसे NaOH एक बेस है, इसी तरीके से KOH एक बेस है, इसी तरीके से हम कहें कि CaOH का होल ट्वाइस, ये भी एक बेस है। तो क्या है, इस तरीके के ये सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि वाटर में अगर ये जाएंगे तो ये आयंस में ब्रेक होंगे, और ये आयंस में कैसे ब्रेक होंगे, Na+ और OH-। तो यहाँ क्या मिला, OH नेगेटिव आयंस। इसी तरीके से अगर KOH ब्रेक होता है तो K+ और OH-। इसी तरीके से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, Ca+2+ प्लस OH का 2-, या हम कहें कि 2OH नेगेटिव। इस तरीके से ब्रेक होते हैं। तो हर जगह आप देख रहे हो तीनों केसेस में OH नेगेटिव आयन फर्निश हुआ है आयंस में ब्रेक होने पर। तो जो भी सब्सटेंस आयंस में ब्रेक होने पर OH नेगेटिव आयन फर्निश करता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो आपको होप क्लियर हो गया होगा बेस। अब बेस से आगे चलते हैं। तो जब हम बेसिस, आप देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। अब जब बेसिस से आगे, यानी बेस तो हमें समझ में आ गया कि हर वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब बारी आती है कि बेसिस को और फर्दर कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में बेसिस बेसिकली 3 टाइप्स के हो जाएंगे और 3 क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। किस बेस पर, बेस्ड ऑन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। और थर्ड आयोनाइजेशन, जो थर्ड क्लासिफिकेशन हम करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन हम जो करते हैं वो क्या होता है, बेस्ड ऑन एसिडिटी। थर्ड होता है हमारे पास बेस्ड ऑन एसिडिटी। तो इस तरीके से हम बेसिस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करके स्टडी कर सकते हैं। अब बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, तो बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन के बेस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, आयोनाइजेशन के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास बेसिस हो जाते हैं 2 तरीके के। फर्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग बेस और सेकेंड आता है हमारे पास वीक बेस। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, यानी बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर करें, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हम यहाँ इसे फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर देते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन में क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। और दूसरा होता है डाइल्यूटेड एल्कली। तो इस बेस पर भी हम बेसिस को क्लासिफाइड कर सकते हैं और 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से बेस्ड ऑन एसिडिटी की जब बात करते हैं तो एसिडिटी के टर्म में हम 3 पार्ट्स में इसको बांट सकते हैं।
मोनो एसिडिक बेसिस, मोनो एसिडिक बेसिस। दूसरा होता है डाई एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस। और थर्ड हमारे पास होता है ट्राई एसिडिक बेसिस, ट्राई एसिडिक बेसिस। तो इस तरीके से हम बेसिस को फर्दर क्लासिफाइड करके इतने टाइप्स से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर वन बाय वन हम इन सारे क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, और बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को डिस्कस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को जब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग बेस। कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है कि दोज बेसिस which are completely, those bases which are completely dissociate, those bases which are completely dissociate into their aqueous solution are known as strong base। यानी वो बेस जो पानी में डालने पर पूरी तरीके से टूट जाते हैं, यानी जितने OH नेगेटिव आयंस उनके पास हैं वो सारे के सारे OH नेगेटिव आयंस फर्निश कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो NaOH, KOH, LiOH, ठीक है, RbOH, CSOH, ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की क्लास में रखे जाते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। मीन्स ये सारे के सारे ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिसोसिएट करने पर 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद बारी आती है वीक बेस। तो इसकी हम क्या बोलेंगे कि दोज बेसिस which are partially ionized into their aqueous solution, which are partially ionized into their aqueous solution are known as weak base, मीन्स ये क्या होते हैं, ये एसिड में, या एसिड कह रहा हूँ सॉरी, पानी में जाकर ये OH नेगेटिव आयंस तो ये भी फर्निश करते हैं, लेकिन जितने OH नेगेटिव आयंस हैं ये सारे के सारे फर्निश नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं मेरे पास कितने हैं, 100 रुपये हैं और मुझे किसी को दान करने, किसी ने मुझसे कहा तू दान कराकर तेरा भला होगा, ठीक है। अब दान करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि दान करने के लिए भले की तो बात की है, दिल होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए दान करने के लिए। अब क्या हुआ कि 100 रुपये थे, मैंने सोचा यार 100 तो रुपये ही हैं, अब इसमें क्या मैं दान कर लूँ और क्या मैं अपने पास रख लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो बैगर आया मेरे सामने, भिखारी आया, मैंने उसको 1 रुपया दे दिया, 1 रुपया दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा कोई आया, फिर उसे 1 रुपया दे दिया। तो ऐसे मेरे पास लगभग पूरे दिन में 20 लोग पहुँचे और मैंने एक एक करके 20 रुपये दे दिए। अपनी तरफ से मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया भाई, 100 में से 20 रुपये दे दिए, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सारे नहीं दिए, कितने दिए, थोड़े से, 20 दिए, 30 दिए, 50 दिए, यानी सारे ना देके कुछ दिए और कुछ नहीं दिए। तो जब इसी तरीके से इसके पास जितने OH नेगेटिव आयंस थे, इसने कुछ दिए और कुछ नहीं दिए, यानी कुछ फर्निश करे, कुछ रिलीज करे और पानी में, और कुछ नहीं करे, तो तब ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, वीक बेस। यानी ये मेरी तरह कंजूस आदमी है, यही कह सकते हो ना। तो ये मेरी तरह कंजूस आदमी है, मतलब दान दिया लेकिन इतना नहीं दिया कि सारा ही दान दे दिया, ठीक है, जितना है सब कुछ दे दो। ये बात भी ठीक हो रही है, आप खुद बताओ ये बात ठीक है क्या। आपके पास 100 रुपये, आप 100 के 100 दान दे दो तो आप क्या करोगे, फिर आपको भीख मांगनी पड़ेगी, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। चलिए, लेकिन ये क्या है, ये बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दानी है। ये कहता है कल की हमें चिंता नहीं है, हम आज में जीते हैं, आज मेरे पास 100 हैं, 100 के 100 दान कर दो, कल ऊपर वाला अपने आप देखेगा, अपने आप देगा। तो इसके पास क्या था, इसके पास 100 रुपये थे और 100 के 100 दान कर दिए, यानी इसके पास जितने OH नेगेटिव आयंस सारे के सारे रिलीज कर दिए। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, बड़ा वाला दानी, जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, छोटा वाला दानी, मेरे जैसा। तो ये क्या है, वीक बेस, ठीक है। तो वीक बेस के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो वीक बेस के एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CrOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस,
ये सब क्या है, वीक बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक बेस, बड़े वाले दानी, मेरे वाले दानी, मेरे जैसे दानी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब बात, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे, फिर देख लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन, किस बेस पर, बेस्ड ऑन एसिडिटी, बेस्ड ऑन एसिडिटी, बेस्ड ऑन एसिडिटी। अभी अभी देखा था एसिडिटी के केस में 3 केस बनते हैं। पहला केस कौन सा होता है, मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बेसिस। अब मोनो एसिडिक बेसिस क्या होते हैं, मोनो माने जहाँ मोनो वर्ड यूज हो गया वहाँ का मतलब है एक, तो मोनो एसिडिक बेस का मतलब है एक, वन, मीन्स दोज एसिड्स, दोज बेसिस which release, those bases which release one, only one, which release only one OH negative ions from one molecule, that is known as मोनो एसिडिक बेसिस, मोनो एसिडिक बेसिस। यानी एक ऐसा बेस का एक ऐसा फॉर्मूला जो ब्रेक हो और हमें ब्रेक होते हुए जब हम उसे रिएक्शन में शो करें तो वो केवल और केवल एक OH नेगेटिव, ओनली वन OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता हुआ दिखे, तो वो क्या कहलाता है, मोनो एसिडिक आयन। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा NaOH। अब NaOH को अगर मैं देखूं तो मैं NaOH को कैसे ब्रेक होता हुआ दिखाऊंगा, ये एक मॉलिक्यूल है NaOH का, और मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल ने कितने OH नेगेटिव आयंस दिए, तो मुझे तो एक OH नेगेटिव आयंस दिख रहा है, तो ये जो एक मॉलिक्यूल ने एक OH नेगेटिव आयन फर्निश किया, तो ये क्या है, मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, इसी तरीके से KOH, अब KOH को ब्रेक करेंगे तो K प्लस और OH माइनस, तो इसने भी कितना, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल कितने OH को रिलीज कर रहा है, एक को, तो ये क्या है, मोनो एसिडिक बेस। इसी तरीके से आप लिथियम क्लोराइड ले सकते हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या होगा, Li प्लस OH, ये भी एक ही OH को रिलीज कर रहा है। जब एक मॉलिक्यूल एक OH को रिलीज करेगा तो वो क्या कहलाएगा, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। चलिए मोनो एसिडिक बेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है सेकंड, जिसको हम बोल रहे हैं डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस को मैं यहीं पर कवर कर रहा हूँ, मोनो की जगह मैंने क्या लिख दिया, डाई एसिडिक बेस। अब जब डाई एसिडिक बेस लिख दिया तो हम लिखेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज बेसिस विच रिलीज टू OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल। जब कोई एक मॉलिक्यूल से 2 OH नेगेटिव आयन फर्निश करेगा तो ऐसा बेस क्या कहलाएगा, डाई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल, डाई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका होगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस जब ब्रेक होगा तो ये कैसे होगा, CaOH का होल ट्वाइस जब ब्रेक होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा, और ये क्या होगा, Ca2 प्लस 2OH माइनस। तो कितने, एक मॉलिक्यूल ने कितने OH नेगेटिव आयंस दिए, 2, तो ये कैसा है, डाई एसिडिक बेस। इसी तरीके से MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये कैसे ब्रेक होगा, Mg2 प्लस 2OH माइनस, और ये 2OH माइनस है तो ये भी क्या कहलाएगा, डाई एसिडिक बेस, क्योंकि इस एक फॉर्मूले ने, एक मॉलिक्यूल ने 2 OH नेगेटिव आयंस रिलीज करे हैं। इसी तरीके से ये डाई एसिडिक का एग्जाम्पल हो गया। अब हम अगर डेफिनेशन दें ट्राई एसिडिक की, तो ट्राई एसिडिक की डेफिनेशन कैसे कवर की जा सकती है, तो मैं यहाँ डाई की जगह क्या वर्ड यूज़ कर लूँ, ट्राई। अगर मैं यहाँ डाई की जगह ट्राई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ट्राई एसिडिक बेसिस क्या होते हैं, तो दोज बेसिस विच रिलीज 3 OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज ट्राई एसिडिक बेसिस। तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राई एसिडिक बेसिस कहलाएंगे। ट्राई एसिडिक बेसिस का एग्जाम्पल कहाँ करते हैं, तो चलो यहाँ कर लेते हैं। सबके एग्जाम्पल आपके सामने होंगे तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जैसे हमारे पास है AlOH का होल थ्राइस। AlOH का होल थ्राइस को अगर मैं ब्रेक कराऊँ तो ये टूटेगा, Al3 प्लस आयंस देगा प्लस 3 OH नेगेटिव आयंस देगा। तो ये जो 3, इस एक मॉलिक्यूल ने कितने OH नेगेटिव आयंस दिए, 3। तो जब एक मॉलिक्यूल ने 3 OH नेगेटिव आयंस दिए तो ये क्या कहलाएगा, ट्राई एसिडिक बेस। तो इस तरीके से हमारे डाई एसिडिक, मोनो एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेसिस हो जाते हैं। जब एक फार्मूला
एक OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा तो मोनो एसिडिक, जब एक मॉलिक्यूल 2 OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा तो डाई एसिडिक, और जब 3 OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा एक ही मॉलिक्यूल तो वो क्या कहलाएगा, ट्राई एसिडिक बेस कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बेस का ये वाला भी हो जाता है। आप इसको देख लीजिए, फिर थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, होप आपने देख लिया होगा इसको। अब बारी आती है थर्ड क्लासिफिकेशन की, और थर्ड क्लासिफिकेशन हम कौन सा करेंगे, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, यानी हम बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, जब मैंने चार्ट बना के आप लोगों को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ आप लोगों को बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर 2 तरीके के बेसिस हो सकते हैं। एक को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड, एक को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। अब कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक नया वर्ड आ गया आपके पास, एल्कली। तो पहले इसको समझना जरूरी है, तभी आपको कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली समझ में आएगा। तो चलिए, बड़ा बोर्ड में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट आर एल्कलीज। तो पहले आप एल्कलीज समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली या डाइल्यूट एल्कली क्या होता है। तो एल्कली क्या होता है कि दोज बेसिस विच आर dissolve in water or aqueous solution, in water or aqueous solution are known as alkali, यानी हमारे पास बहुत सारे बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेस ऐसे नहीं होते हैं जिसको पानी में डिसॉल्व कराएं और वो सारे पानी में घुल जाएं। कुछ बेस ऐसे होते हैं कि पानी में डाला तो वो घुले नहीं, नीचे बैठ गए, और कुछ बेस ऐसे होते हैं पानी में डालने पर अच्छे से घुल जाते हैं। तो जो बेस पानी में डालने पर अच्छे से घुल जाते हैं, मीन्स दोज बेसिस विच आर डिसॉल्व इजीली इन एक्वस सॉल्यूशन दैट आर नोन एज एल्कली। उन बेसिस को क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। और जो बेस घुलते नहीं हैं वो एल्कली नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो केवल बेसिस होते हैं। इनके लिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, तो चलो पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल है एल्कली का NaOH, एल्कली होता है KOH। ये एल्कली NaOH और KOH ये दोनों ऐसे बेस हैं जो पानी में पूरी अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। अब एल्कली के लिए एक लाइन यूज़ की जाती है कि ऑल एल्कलीज, ये आप नोट बना के कहीं लिख लेंगे, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस but all bases are not alkali। इस लाइन का क्या मतलब है, जरा आप देखिए, इस लाइन को कवर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लाइन क्या कह रही है, तो ये लाइन क्या कह रही है, इसको समझेंगे कि हम कह रहे हैं कि सारे एल्कली, जितने भी एल्कली हैं, एल्कली एक्चुअल में है क्या, पानी में घुलने वाला बेस, तो सारे एल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, सही बात है, जो पानी में घुलेगा, जो बेस पानी में घुलेगा उसको एल्कली बोलेंगे, तो सारे एल्कली बेस हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या सारे बेस एल्कली हैं, सारे बेस पानी में घुल जाते हैं, नहीं। तो ऑल बेसिस आर एल्कली, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारे एल्कली बेस हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं हैं। कुछ एल्कली हैं, वो जो पानी में घुल रहे हैं वो एल्कली हैं, और जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो क्या हैं, वो केवल बेस हैं, एल्कली नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज मीन्स वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। इन शॉर्ट अगर इसकी डेफिनेशन दें क्या, कि वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग एल्कली बोल देते हैं, जो पानी में घुल जाए। चलिए, एल्कली आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 1 2 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें तो क्या है, अब हमारे पास आया था कि बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर 2 तरीके से होता है बेसिस। एक को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली का मतलब होता है दोज एल्कली in which amount of alkali is more as compared to water, यानी पानी के कंपैरिजन में बेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है
या एल्कली का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, या पानी की एब्सेंस मान लो, या बहुत कम प्रेजेंस मान लो, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्सनट्रेटेड एल्कली। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड एल्कली, जैसे हम लिख सकते हैं कॉन्सनट्रेटेड NaOH, एल्कली तो अभी पढ़ा था, कॉन्सनट्रेटेड KOH। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सनट्रेटेड ना हो, ये वीक हो जाए, थोड़ा इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम हो जाए, तो मैं क्या करूँ, इसमें पानी मिला दूँ। पानी इतना मिला दूं कि एल्कली का अमाउंट कम हो जाए और पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूटेड एल्कली। ठीक है, तो डाइल्यूटेड एल्कली के लिए हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड एल्कली। तो डाइल्यूटेड एल्कली का मतलब है कि दोज एल्कलीज विच आर इन विच अमाउंट ऑफ वाटर is large or more as compared to alkali। यानी यहाँ पर एल्कली यानी बेस का अमाउंट कम होता है और वाटर एक्वस सिचुएशन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट एल्कली। कॉन्सनट्रेटेड एल्कली को पानी मिलाकर डाइल्यूट एल्कली किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इस पर अगर हमने डाइल्यूट कर दिया, इसमें पानी मिला दिया, तो हम क्या लिखेंगे, डाइल्यूट NaOH, या फिर हम लिख सकते हैं डाइल्यूट KOH। तो इस तरीके से ये एक बेसिस का छोटा सा क्लासिफिकेशन हो जाता है। देख लीजिए आप इसको, एक छोटे से क्लासिफिकेशन को। अब जब छोटा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है, तो इससे आगे की बात करेंगे हम लोग। एक थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, वो क्या है, तो वो नोट कर लेना आप कहीं पर। हमारे पास जो बेसिस होते हैं, उन बेसिस के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे NaOH है, तो NaOH को हम क्या बोलते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम, और OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये इसका क्या है, फार्मूला नेम, फार्मूले से हमें नाम पता लग गया। इसी तरीके से अगर मैं KOH लिखूं, तो KOH क्या है, K को बोलते हैं पोटेशियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी इसका क्या है, ये फार्मूला नेम है, ये क्या है, फार्मूला नेम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉमन नाम होता है, NaOH को जो दूसरा नाम होता है, इसका नाम आता है कास्टिक सोडा, और KOH का जो दूसरा नाम कॉमन नेम होता है, वो होता है कास्टिक पोटाश। यानी बिल्कुल वैसा है जैसे ये क्या है, ये हमारे स्कूल का नाम है जो सब जानते हैं, ये हमारे स्कूल का नाम है जो सब जानते हैं, और ये हमारा घर का नाम है जो कॉमन लोग जानते हैं। कॉमन लोग का मतलब जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे घर में रहते हैं या मेरे घर के आसपास रहते हैं, वो ही इस नाम को जानते हैं। लेकिन सारे लोग मुझे किस नाम से जानते हैं, इस नाम से। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला नेम क्या होता है, जो हम फार्मूले को देख के बता सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम तो हमें याद होना चाहिए। यानी मेरा नाम मुझे मेरी शक्ल देख के सब बता देंगे, जितने मेरे स्टूडेंट होंगे कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, है ना, सब बता देंगे मयंक सर हैं। ठीक है, लेकिन क्या मेरे घर का नाम आप लोगों को पता है? नहीं पता ना। किन्हें पता है? उन्हें पता है जो या तो मेरे घर के आसपास रहते हैं, या मेरे घर में रहते हैं, या मेरे कुछ रिश्तेदार। तो कुछ खास लोगों को, कॉमन लोगों को पता होता है जो नाम, वो होता है कॉमन नेम, और जो सबको पता होता है, प्रोफेशनल नेम जो होता है, वो होता है फार्मूला नेम। तो NaOH का फार्मूला नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और KOH का फार्मूला नेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसका कॉमन नेम कास्टिक पोटाश बोलते हैं इसको, और इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये कास्टिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया, कास्टिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया। तो इसके लिए आप एक नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं, और वो लाइन क्या है वो मैं आपको यहीं लिखवा देता हूँ कि लाइन क्या है। अगर ये मैं कहूँ कि ये तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ये दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर एक नेचर होता है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एंड ब्रेक डाउन the protein of skin and flesh to a pasty mass. This nature
इज कॉल्ड एज कास्टिक। ठीक है, यानी होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब, जैसे ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग थिंग्स वाले सब्सटेंसेस, जैसे हमारी स्किन है, हमारे शरीर का कोई पार्ट है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर डाल दूंगा तो स्ट्रॉन्ग बेस ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाएगा एंड ब्रेक डाउन द प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़राब कर देगा। जैसे ही हमारी बॉडी का प्रोटीन, हमारे स्किन का प्रोटीन ख़राब होगा, वो क्या होगा, हमारा प्रोटीन ख़राब हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि फफोला पड़ गया, ब्लिस्टर पड़ गया, ऐसा हो जाएगा, फूल जाएगा, ख़राब सा हो जाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, तो वो क्या हो, पेस्टिमास, पिलपिला सा हो जाएगा, जैसे अपनी भाषा में बोलें। तो इस नेचर को बेस का किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, स्किन टाइप की ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिएक्ट करना और उसको फ्लैशी और पेस्टी मास में कन्वर्ट कर देना, उसके प्रोटीन को ख़राब कर देना, क्या कहलाता है, वो नेचर कहलाता है कास्टिक। वो नेचर क्या कहलाता है, कास्टिक। वो नेचर कहलाता है कास्टिक। और इस कास्टिक नेचर की वजह से इसका नाम दिया गया कास्टिक सोडा और इसका नाम दिया गया कास्टिक पोटाश। ठीक है, तो क्यों आया कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो कास्टिक सोडा का मतलब क्या है कि कास्टिक सोडा का मतलब है कि कास्टिक वर्ड आया है कि इस बेसिस का नेचर, वो बेसिस, इन बेसिस का नेचर कैसा होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके उसके प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने का होता है। और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के नेचर को कास्टिक नेचर बोलते हैं। इसीलिए इसका नेचर नाम क्या बोला, कास्टिक सोडा, और इसका नाम आया कास्टिक पोटाश। होप आपको आज वाली क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसका रिवीजन कर लीजिए और इसका पीडीएफ, इसका प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।